हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो आज हम हिंदी भाषा का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और ये आपका 2024 का प्रैक्टिस सेट है और ये आपका बिल्कुल करंट का ही प्रैक्टिस सेट है। जनवरी में जो आपका पेपर हुआ था और आपके हिंदी भाषा के सारे प्रैक्टिस मैंने आपने मतलब कंप्लीट हो चुके हैं आपके। आप प्लेलिस्ट में जाकर के 1 बाय 1 सभी वीडियोज देख सकते हो। आपको सारे PYQ दिए जा चुके हैं। तो आज के प्रश्न में और आपकी पेडागोजी की क्लासें भी चल रही हैं और आज के प्रश्न में हम फिर से यानी गद्यांशों से प्रश्न आप किस तरीके से छांटने हैं कम से कम समय में। ठीक है, कम से कम समय में आप किस तरीके से छांट सकते हैं। तो मैं आज आपको 2-3 तरह से प्रश्नों को छांटना सिखाऊंगी। ठीक है, और जो आपको बेस्ट लगे आप उसका प्रयोग एग्जाम टाइम करना। और तो चलो शुरुआत करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि डेली ऐसी ही वीडियो चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। और वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दिया करें अपने दोस्तों को। तो लाइक कर दें अभी, क्योंकि फिर आप लाइक करना भूल जाते हैं। देखो आपके इसमें से गद्यांश में से प्रश्न 2 तरीके से आप छांट सकते हो और दोनों में ही आपका कम समय लगता है। एक तो होता है आपका कि आप प्रश्नों को पढ़िए और प्रश्नों को पढ़ करके फिर उसमें से यानी गद्यांश में से प्रश्नों को छांटिए। लेकिन मुझे ये इतना ज़्यादा बेटर नहीं लगता है। मुझे सबसे बेटर ये लगता है कि आप गद्यांश को एक बार पढ़ें। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि गद्यांश को कम से कम 2 बार अवश्य पढ़ना चाहिए या 3 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। देखो इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। ठीक है, तो सिर्फ हमें एक बार ही पढ़ना है, लेकिन पूर्ण समझ के साथ पढ़ना है। और जहाँ जहाँ से भी प्रश्न आपके मतलब आपको ये लगे कि ये इम्पोर्टेंट लाइन है, यहाँ से प्रश्न हमारा बन सकता है, तो उस पर आपको टिक करते हुए जाना है। तो चलो शुरुआत करते हैं। हम पहले गद्यांश को पढ़ेंगे और देखो वीडियो तो लंबी हो ही जाती है, क्योंकि हिंदी भाषा है और हम पूर्ण समझ के साथ प्रश्नों को छांटना सीखने के साथ पढ़ेंगे। तो थोड़ा धैर्य बनाए रखें और वीडियो के लास्ट तक आप अवश्य बने रहें। हाल ही में मेडिकल इंडस्ट्री के एक जानकार दावा कर रहे थे कि भविष्य में डॉक्टरों सर्जनों की ज़रूरत भी कम होने वाली है। यानी किसकी कमी होने वाली है? तो यानी डॉक्टरों और सर्जनों की ज़रूरत भी कम होने वाली है। ठीक है, तो ये लाइन देखो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये लाइन कितनी महत्वपूर्ण है। तो आपके पास ऑफलाइन पेपर होगा। ठीक है, पेपर आपका ऑफलाइन होगा तो आप इस तरीके से यानी किसकी ज़रूरत कम होने वाली है? तो डॉक्टर और सर्जनों की। तो आप वहाँ उसको अंडरलाइन इस तरीके से कर लें। ठीक है, हम तो पूरी अंडरलाइन करेंगे, लेकिन मैं आपको बताती जाऊंगी कि आपको सिर्फ उतनी ही करनी है। ऑफलाइन पेपर होगा आपका, आपके हाथ में पेपर होगा, तो आप उस पर अंडरलाइन कर लो। फिर आप प्रश्नों को पढ़ेंगे तो आपको तुरंत आपको प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, AI के जरिए लक्षणों को समझा जाएगा। अब देखो ये AI के यानी लक्षणों को किसके द्वारा समझा जाएगा? तो AI के द्वारा। तो आप AI पर निशान लगा सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। आपकी केस हिस्ट्री AI को पता होगी। ताज़ा हालत पूछ ली जाएगी और प्रिस्क्रिप्शन आपके हाथ में होगा। शारीरिक श्रम से जुड़े कामों पर शायद सबसे कम असर पड़ने वाला है। ये समझने का वक्त है कि AI से फायदे होंगे या नुकसान। अब देखो ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि ये समझने का वक्त है कि AI से फायदे होंगे या फिर नुकसान। अभी तो इस नकली बुद्धिमत्ता को इंसान ने ही जन्म दिया है। अब इसको किसने जन्म दिया है? तो इंसान ने ही जन्म दिया है। उसका नियंत्रण है, लेकिन AI वरदान ही रहे और भस्मासुर न बने। यानी AI है तो ये सिर्फ हमारे लिए एक वरदान ही साबित हो, भस्मासुर नहीं। उसके लिए ये सोचने की ज़रूरत भी है कि मानवीय बुद्धिमत्ता के स्तर को इतना ऊंचा कैसे उठाया जाए कि AI उस पर हावी न हो सके। अब अगर ChatGPT बनाया है तो फिर पढ़ाई लिखाई और इम्तिहानों का वह तरीका कौन सा हो जो बिना AI के युवाओं और बच्चों के बौद्धिक स्तर को परख सके। ये सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब दे पाना मुश्किल है, पर नज़र जरूर रखनी चाहिए। वैज्ञानिकों को भी तय करना चाहिए कि AI ऐसी हो जो इंसानियत फैलाने में मददगार हो। यानी AI कैसी होनी चाहिए? इंसानियत फैलाने में मददगार हो। अब देखो हम इसके प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्न देखेंगे हम। सबसे पहला प्रश्न है, AI का अर्थ है समूह से भिन्न शब्द है। और देखो ग्रामर में आपका ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता।
उतनी ही ग्रामर पूछी जाती है जो तुम्हें पहले से आती है आप सब लोगों को, ठीक है। जैसे दिन रात, तो ठीक है, कंकड़ पत्थर, चाय वाय, पढ़ाई लिखाई। अब देखो पढ़ाई लिखाई एक दूसरे से संबंधित हैं, कंकड़ पत्थर और दिन रात, यानी ये विलोम शब्द हैं आपके। लेकिन ये चाय वाय ये मतलब इसमें चार, इन तीनों से ये भिन्न है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3। AI का अर्थ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूट, एप्पल इंटेलिजेंस, एप्पल इंस्टीट्यूशन। और ये देखो आपका जो गद्यांश है ये बिल्कुल करंट से पूछा गया है, यानी AI अभी बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा, ठीक है, चल रहा है। तो यानी हर चीज़ में AI का प्रयोग हो रहा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि AI ऐसी होनी चाहिए जो, अभी देखो हमने पढ़े भी थे और ये सभी आपको मिल भी जाएंगे क्योंकि हम पहले इनको टिक कर चुके हैं, लेकिन हम बार बार नहीं देखेंगे। तो गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि AI कैसी होनी चाहिए, मानवीय गुणों को संस्कार दे, कम समय में अधिक कार्य करे, बिना बुद्धि के सारे जवाब दे दे, मानवीय क्षमताओं को कम करे। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, यानी AI कैसा होना चाहिए, मानवीय गुणों को संस्कार दे, ठीक है। चिकित्सा से जुड़े कार्य करने में AI भविष्य में क्या सहयोग करेगा? तो भविष्य में क्या सहयोग करेगा? केस हिस्ट्री बना करके देगा, अस्पतालों की संख्या कम नहीं होगी, डॉक्टरों को जॉब देगा, अस्पतालों की संख्या को बहुत बढ़ा देगा। अब देखो जब डॉक्टरों की यानी जो ज़रूरत है वो कम होने वाली है AI से, यानी चिकित्सा के स्तर में। तो यानी गद्यांश के अनुसार ये केस हिस्ट्री बना करके देगा। अगला प्रश्न देखेंगे। AI से शिक्षा जगत भी प्रभावित होगा, ये प्रभाव शून्य होगा, सकारात्मक होगा, अधिक होगा या नकारात्मक होगा? तो देखो गद्यांश के अनुसार ये कैसा होगा, ये नकारात्मक होगा, ठीक है, AI का। तो AI को जन्म देने वाला कारक है तकनीक, सभ्यता, मानव और आवश्यकता। तो राइट आंसर हमारा क्या है? राइट आंसर है हमारा नंबर 3, यानी मानव। AI को जन्म किसने दिया है? मनुष्य ने दिया है। मानवीय शब्द में प्रत्यय है, तो मानवीय शब्द में आपको प्रत्यय ढूंढना है और आपके गद्यांश पद्यांश में आपके कारक, प्रत्यय, उपसर्ग, ठीक है, विशेषण, सिर्फ इन्हीं से आपके 2-4 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आपके 2 गद्यांश आते हैं, तो इस पर भी आपको अवश्य ध्यान देना है। तो मानवीय शब्द में प्रत्यय है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2 E। AI शारीरिक श्रम से जुड़े कार्यों पर संभवतः सबसे कम प्रभाव डाले और इससे कौन सा कार्य प्रभावित नहीं होगा? शिक्षण, खेतीबाड़ी, आविष्कार या फिर चिकित्सा? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका, देखो शिक्षण तो प्रभावित हो ही रहा है, आविष्कार भी हो रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में भी गद्यांश पर बात की गई है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2 खेती बाड़ी। आगे बढ़ेंगे और ये भी आपका गद्यांश ही है। प्रश्न उठता है कि प्राण का शरीर के साथ बेहतर तालमेल कैसे बैठाकर रखा जाए? ऐसा क्या करें कि प्राण शरीर के हर अंग की तरफ संतुलित और व्यवस्थित होकर बहे? देखा जाए तो बीमारी और कुछ भी नहीं बल्कि प्राण का उस अंग विशेष में असंतुलित हो जाना ही है। स्वास्थ्य का अर्थ ही होता है प्राण का समुचित तरीके से समस्त अंगों की तरफ बहना। यानी प्राण का स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? देखो ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? प्राण का समुचित तरीके से समस्त अंगों की तरफ बहना। योग में इस प्राण को बल देने के अनेक अभ्यास हैं, इनके जरिए हम प्राण को रोज बल दे सकते हैं। इन किसके जरिए बल दे सकते हैं? योग के जरिए। और शरीर में होने वाली बीमारियों की रोकथाम कर सकते हैं। ये प्राण केवल हमारे शरीर की ही संभाल नहीं करता, ये मन, बुद्धि आदि प्रत्येक आयाम को जीवन देता रहता है। अब प्रश्नों को देखेंगे, आपको इस तरीके से अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है, जहाँ जहाँ से आपको प्रश्न सही लगे या जहाँ से लगे कि प्रश्न आपके बनते हैं, आप इतने परिपक्व हो। अच्छे स्वास्थ्य का संबंध, ठीक है। अब देखो अच्छे स्वास्थ्य का संबंध किससे है? तो अच्छे स्वास्थ्य का संबंध सीधा सीधा आपके इसमें प्राण से दिया गया है, ठीक है। यानी देखा जाए तो बीमारी कुछ भी नहीं बल्कि प्राण का उस अंग में विशेष असंतुलित हो जाना ही है।
और स्वास्थ्य का अर्थ देखो, अभी स्वास्थ्य का संबंध आपसे ये पूछ रहा है और ये स्वास्थ्य का अर्थ दे भी रहा है कि प्राण का समुचित तरीके से समस्त अंगों की तरफ बढ़ना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नंबर 1 प्राणवायु। प्राणवायु को सशक्त बनाने के अभ्यास डैश में है। तो देखो अभी प्राणवायु को सशक्त बनाने के लिए क्या हमने पढ़ा था, तो अब हम इसमें अपना देखेंगे। तो योग में इस प्राण को बल देने के लिए अनेक अभ्यास है। ठीक है, तो किस चीज़ में है? तो राइट आंसर आपका होगा नंबर 1 योग में। विशेषण शब्द का उदाहरण नहीं है, आपसे नहीं पूछा है। स्वस्थ, स्वास्थ्य, व्यवस्थित और संतुलित। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1 यानी स्वस्थ। ठीक है, ये आपके विशेषण शब्द का उदाहरण नहीं है। आगे बढ़ेंगे। जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है प्राण के माध्यम से योग करना, प्राण और शरीर का दीर्घायु होना, योग के माध्यम से प्राणायाम, प्राण और शरीर का सामंजस्य। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3 यानी प्राण और शरीर का सामंजस्य होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्राण वायु शरीर के हर अंग में संतुलित और डैश होकर बहती है। तो किस तरीके से बहती है? तो ये एक व्यवस्थित तरीके से होकर के बहती है। तो राइट आंसर आपका नंबर 4। रोग का कारण है प्राण वायु का अंग विशेष में असंतुलन, अपने शरीर की उचित देखभाल न करना, योग के माध्यम से शारीरिक शक्ति घटाना, प्राणवायु का बहुत अधिक बढ़ जाना। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी प्राणवायु का अंग विशेष में असंतुलन, यानी कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम। बुद्धि में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1 बौद्धिक। अगला प्रश्न देखेंगे और यहाँ से प्रश्न आपके पेडागोजी के प्रश्न हैं। ठीक है, यहाँ से आपके पूरे पेडागोजी के प्रश्न हैं और इन पेडागोजी के प्रश्नों को आप अच्छे से समझें, क्योंकि अगर एक बार आप पेडागोजी समझ जाते हो तो पेडागोजी में आपके पूरे के पूरे नंबर अवश्य आते हैं और गद्यांश पद्यांश में से प्रश्न भी छाटना आप सीख जाते हो, तो भाषा में आप एक अच्छा स्कोर अवश्य कर सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। परभाषा व्यवहार ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या है? भाषाएं किस तरह से एक समय अवधि के दौरान अपना रूप बदलती हैं? एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है। विद्यालय में कितनी भाषाएं पढ़ानी चाहिए? इस मुद्दे पर शिक्षा नीति में भाषा है। भाषाओं के शिक्षण अधिगम के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करने से संबंधित है। यानी परभाषा व्यवहार क्या है, आपसे ये पूछा गया है। तो राइट आंसर है आपका नंबर 2 यानी एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है। यानी आपका कक्षा कैसी है? बहुभाषी कक्षा है और बहुभाषी कक्षा पर भी वीडियो आपको मिल चुकी है, आप उसे अवश्य देखें। भाषा पेडागोजी की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो, जो भी टॉपिक हैं आपके सभी पढ़ाए गए हैं। भाषा अर्जन, भाषा अधिगम, ठीक है, बहुभाषिकता, समावेशी शिक्षा, सभी आपको मिल जाएंगी। अगला प्रश्न है घोषणात्मक ज्ञान क्या है? व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान, व्याकरणिक तत्वों की त्रुटि की पहचान करना सीखना, किसी व्याकरणिक तत्व पर कैसे कार्य किया जाए ये जानना, किसी भाषा के शब्द का उच्चारण करना जानना। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है नंबर 1 व्याकरणिक तत्वों के बारे में जानना। कक्षा 6 की अध्यापिका शब्दावली समृद्ध करने के लिए चम्मच, प्लेट, डिब्बे, परात कक्षा में लेकर के आती है। यानी बच्चों की जो शब्दावली है उसको समृद्ध करना चाहती है। ठीक है, भाषा की कक्षा में इन्हें दिखाकर वह रसोई में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का विवरण लिखना चाहती है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में इन वस्तुओं को क्या कहेंगे? वास्तविक वस्तुएं, वास्तविक जीवन के कार्य, खाना पकाने के बर्तन, शिक्षण सामग्री। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1 यानी वास्तविक वस्तुएं, यानी बच्चों को उनके वास्तविक जीवन से जोड़ करके पढ़ाना। ठीक है, चाहे आप भाषा सिखाते हो या फिर कहीं भी कोई भी सब्जेक्ट आप बच्चे को पढ़ाते हो, चाहे आपका EBS हो, CDP हो, ठीक है, जहाँ भी आपको अधिगम कराना है, बच्चे को भाषा सिखानी है, तो आपको बच्चे को वास्तविक जीवन से जोड़ करके पढ़ाना है और ये शिक्षिका वही कर रही है। यानी बच्चों को शब्दावली समृद्ध करने के लिए वास्तविक वस्तुओं को दिखा करके वो ये कार्य कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि भाषा अधिगम के लिए ड्रिल
और भाषा के औपचारिक गुण धर्म में निपुणता को आवश्यक रूप की तरह अनुशंसा करती है। ठीक है, देखो ड्रिल का अर्थ होता है यानी दोहराव। ठीक है, अनुवाद या दोहराव। तो संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, अब देखो संप्रेषण तो बच्चा स्वयं से करता है। व्याकरण अनुवाद विधि, अब व्याकरण का अनुवाद करने में तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, कुल भौतिक प्रतिक्रिया, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी श्रव्य भाषावाद, जो भी सुन करके, यानी जैसे कि पहले टीचर कोई चीज़ बोलता है तो बच्चे फिर उसको सुनेंगे और सुन करके फिर उन्हीं शब्दों को दोहराते हैं। ठीक है, तो ये नहीं, ये क्या है, तो इसमें आपका हो जाएगा ड्रिल का प्रयोग यानी दोहरा आपका श्रव्य भाषावाद। अगला प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ें, पता करें कि ये प्रश्न किस प्रारूप का है। छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद आपने उसके दुखों और कठिनाइयों का सामना करने वाले साहस को महसूस किया, यानी आपने एक कहानी पढ़ी जिसमें एक छोटी बालिका की साहस की कहानी है और फिर उसके बाद आपको उसके दुखों और कठिनाइयों का मतलब सामना करने के साहस को तुमने महसूस किया। आप उस लड़की को उसकी प्रशंसा के लिए पत्र लिखना चाहेंगे, यानी आप अब उसको क्या करेंगे कि उस लड़की को एक प्रश्न मतलब पत्र लिखना चाहेंगे लगभग 120 शब्दों में। तो दीर्घोत्तरी प्रश्न है, पाठ का विस्तार करने वाला, विमर्श संबंधी, अभिव्यक्ति परक। अब देखो अभिव्यक्ति तो नहीं है, विमर्श भी नहीं है और दीर्घोत्तरी भी नहीं होगा आपका। ठीक है, ये तीनों नहीं होंगे आपके। तो राइट आंसर आपका बचा एक, तो पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न। यानी इस तरीके से क्या है कि आप ये काम किसी बच्चे को दीजिएगा और फिर वो इस तरीके से लिखता है कि आपने ये किया, आपका ये कार्य बहुत अच्छा लगा, मैं यानी उस चीज़ पर आप पत्र लिखवाओगे तो उस पाठ का विस्तार होगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से त्रिभाषा सूत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है। आपसे सही पूछा है, सभी बच्चे विद्यालय कक्षा अपने राज्य की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 भाषा, हाँ 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीख जाते हैं, ये सही है। लेकिन राज्य की भाषा ये आपका गलत है, तो ये भी गलत हो गया। सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा राज्य भाषा हिंदी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि राज्य भाषा हिंदी में ही प्रयोग हो, जो भी उनकी मदर टंग होती है उससे शुरू करते हैं। सभी बच्चे अपनी विद्यालय भाषा मातृभाषा घर की भाषा में शुरू करते हैं, ये बिल्कुल सही है। और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीखते हैं, ये आपका त्रिभाषा सूत्र में बिल्कुल सही है। यानी बच्चे को उसकी मातृभाषा के साथ साथ 2 और भाषाएं सिखाई जाती हैं। सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा अंग्रेजी माध्यम भी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, भाषा शिक्षण पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। आपसे नहीं पूछा है 2020 की, यानी एनईपी आपकी 2020 पूछी गई है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा घर की भाषा का अध्ययन बिल्कुल सही है, ये आपका त्रिभाषा में मातृभाषा को सबसे पहले लिया गया है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारतीय भाषाओं का अध्ययन, ये भी आपका बिल्कुल सही है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन, तो अंग्रेजी भाषा का अध्ययन भी एनईपी 2020 में किया गया है। ठीक है, नहीं अंग्रेजी का, हाँ। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, देखो शास्त्रीय भाषा का अध्ययन की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो यही आपका गलत है, तो जो आपका गलत है वही आपका सही है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, और ये बाकी के तीनों आपके गलत हो जाएंगे क्योंकि आपसे नहीं पूछा है। और जब भी आपसे नहीं पूछे तो आपको उसको अच्छे से अवश्य पढ़ लेना है कि आपसे नेगेटिव पूछा जा रहा है या फिर पॉजिटिव। भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है, इससे आपको इसमें सही पूछा है। शहजाद प्रथम भाषा के ज्ञान का द्वितीय भाषा अधिगम से कोई लेना देना नहीं है। शहजाद प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है। अब देखो पहले में क्या कह रहा है, यानी प्रथम भाषा के ज्ञान का द्वितीय भाषा के ज्ञान में कोई लेना देना नहीं है। अवश्य है, बच्चा जो भी दूसरी भाषा सीखता है वो अपनी मातृभाषा के साथ ही सीखता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। और सहजात यानी द्वितीय भाषा का समर्थित करता है, अवश्य करता है, अधिगम को समर्थित करता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम भाषा अधिगम और द्वितीय भाषा दोनों पूरी तरह से अलग नहीं होती हैं। सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम अवरोध भी नहीं डालती है। ठीक है, तो बाकी के आपके सभी गलत हैं, राइट आंसर आपका हो गया नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे,
सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी कक्षा में दिए जा रहे वक्तव्य से मुख्य बिंदु समझने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्य बिंदु लिख रहे हैं। इस कौशल को क्या कहेंगे? श्रवण, लेखन कौशल, संज्ञानात्मक कौशल या फिर अध्ययन कौशल? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ये अध्ययन कौशल, क्योंकि जो भी विज्ञान की कक्षा है शिक्षार्थी दिए जा रहे वक्तव्य के मुख्य बिंदु को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और तो ये कौन सा कौशल है? तो ये अध्ययन कौशल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं भाषा को अच्छी तरह से लिखना सीखने में शामिल है? बच्चे को यानी अच्छी तरह से बच्चा लिखना सीख जाए। मानस मंथन, मुख्य बिंदु नोट करना, प्रारूप लिखना, रूपरेखा तैयार करना, संपादन, अंतिम स्वरूप देना। मानस मंथन, मुख्य बिंदु नोट करना, प्रारूप लिखना, संपादन, रूपरेखा तैयार करना, अंतिम स्वरूप देना। मानस मंथन, मुख्य बिंदु नोट करना, रूपरेखा तैयार करना, प्रारूप लिखना, संपादन और अंतिम स्वरूप देना। मानस मंथन, रूपरेखा, प्रारूपण, मुख्य बिंदु नोट करना, संपादन, अंतिम स्वरूप देना। अब देखो सबसे पहले क्या प्रक्रिया होती है? तो सबसे पहले मानस मंथन होता है। ठीक है, यानी हम अपने मन में सोचते हैं। नंबर 3 आपका सही होगा। ठीक है, अब ये क्यों सही होगा इस पर हम विचार करेंगे, आप नोट देखते जाइएगा। सबसे पहले हम कोई भी चीज़ है, ठीक है, प्रक्रिया है भाषा को अच्छे से लिखने सीखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि उसको मंथन करते हैं, सोचते हैं। ठीक है, मानस मंथन यानी मन में। फिर उसके मुख्य बिंदुओं को नोट करते हैं, फिर हम रूपरेखा तैयार करते हैं, फिर उसको लिखते हैं, फिर संपादन, और तब जा करके अंतिम स्वरूप हम उसको दे पाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए हम कोई कहानी लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम उस कहानी को दिमाग में सोचेंगे। ठीक है, फिर उसके मुख्य मुख्य बिंदुओं को हम नोट करेंगे, फिर एक रूपरेखा तैयार करेंगे, फिर प्रारूप लिखना, फिर संपादन और फिर अंतिम स्वरूप देना। अगला प्रश्न है, ये अकादमिक भाषा या विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए आवश्यक भाषा में निपुणता से संबंधित है। बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, संप्रेषणात्मक भाषा निपुणता, संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता, अंतर्भाषा निपुणता। तो राइट आंसर है आपका नंबर 3 यानी संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता, CALP। और ये आपका पूछा भी जाता है। ठीक है, और ऐसी चीज़ें भी आपको अवश्य देख लेनी है, क्योंकि ये अभी आपकी करंट में ही पूछी गई है जनवरी में, तो अभी भी बहुत सी संभावना है इस तरीके से। और देखो, अगर मैं ये कहती हूँ कि आपका जो भी अभी करंट में, ठीक है, 2023 में अगस्त में आपका जो भी पेपर हुआ है और 2024 में जनवरी में, तो भाषा में यानी आपकी 2 भाषाएं आती हैं। जैसे हिंदी है तो हिंदी भी आपकी 2 बार आती है। ठीक है, और भाषा फर्स्ट में भी हिंदी आती है और भाषा सेकंड भी हिंदी आती है। तो आपने चाहे भले ही भाषा सेकंड हिंदी ली है या भाषा फर्स्ट हिंदी ली है, लेकिन आप दोनों ही भाषाओं को अवश्य देखें। तो इस तरीके से आप जैसे मान के चलिए कि जनवरी का ही पेपर उठाते हो, तो जनवरी का पेपर आप उठाओगे। ठीक है, तो 2024 का, और आपके 2 पेपर होंगे। ठीक है, फर्स्ट पेपर और 2 पेपर, और दोनों में आपको डबल डबल भाषा मिलेंगी। ठीक है, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से यानी 2 भाषाएं इसमें और 2 भाषाएं इसमें, यानी 4 आपको प्रैक्टिस सेट आपके बन जाएंगे हिंदी के। और आप इन चारों को अवश्य देखें, चाहे आप पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तब भी आपको सेकंड पेपर में जो भी दोनों भाषाएं हिंदी की आती हैं तो आपको उन्हें भी देखना है। अगर पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर फर्स्ट कोई भी जो दोनों भाषाएं आती हैं, ठीक है, उनको आपको देखना है। तो इससे क्या होगा कि इससे आपको ये एक अनुमान लगेगा कि अब जो जितना भी बदलाव हुआ है, ठीक है, तो वो किस चीज़ पर बदलाव हुआ है, कहाँ कहाँ बदलाव हुआ है, किस तरीके से बदलाव हुआ है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हमारी नई पूछी गई हैं, और प्रश्नों का लेवल कितना मतलब हार्ड कर दिया गया है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और इसके साथ साथ आप 2023 के भी दोनों प्रैक्टिस सेटों को अवश्य लगाएं। और मैं तो ये कहती हूँ कि आप पूरा पूरा प्रैक्टिस सेट लगाएं। अगर आप दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो तब तो आप दोनों का लगाओगे ही। और अगर आप जैसे पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और आप 2023 और 2024 के प्रश्न पत्रों को पूरा पूरा हल करिएगा, सेकंड की तैयारी करने वाले आप सिर्फ EVS को छोड़ सकते हो। और अगर आपके पास मैथ साइंस नहीं है तो मैथ का पोर्शन छोड़ सकते हो, बाकी का आप पूरा CDP, ठीक है, और अपनी भाषा हिंदी जो भी है आपकी, तो सभी आप देख सकते हो। और इसी तरीके से फर्स्ट वाले सेकंड को मैं आप SST छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और SST छोड़ने के साथ साथ
आपको क्या करना है कि आप मतलब जो भी मैथ के भी प्रश्न आते हैं तो वहाँ मैथ से आप सेकंड पेपर के मैथ में, ठीक है, पेडागोजी के प्रश्नों को आप देख सकते हो, अवश्य देख सकते हो। तो इस तरीके से आप पढ़िएगा। तो प्रैक्टिस सेट मतलब आपको लगाने हैं। और अगर मैं तो ये कहती हूँ कि पिछली ईयर्स के, ठीक है, अभी आप मान के चलिए जैसे आपका 24 हो गया, 23 हो गया, 22 हो गया, 21 हो गया और 20 हो गया, ठीक है, यानी 20 से लेकर के और आप 24 तक के आपको प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाने हैं। और बहुत अच्छे से आपको एक एक लाइन इनकी पता होनी चाहिए। ये प्रैक्टिस सेट आपको रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। और फिर देखिए कि आपके सीटेट में कितने अच्छे नंबर आते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। प्रश्न है आपका, कक्षा 7 का विद्यार्थी एलम कन्नड़, मराठी और हिंदी और अंग्रेजी 4 भाषाएं जानता है। घर में जब वह अपने माता पिता के साथ बात करता है तो प्रभाव के साथ चारों भाषाएं बोलता है। और विद्यालय में वह हिंदी, कन्नड़ तथा अंग्रेजी बोलता है क्योंकि उसके मित्र व अध्यापकों को यही भाषाएं आती हैं। इस स्थिति को किस रूप में जाना जाएगा? कोडचाल, अंतर्भाषा, कोड से आगे जाना, परभाषिक यानी ट्रांसलिंगुअल योग्यता, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4 यानी परभाषिक योग्यता, यानी दूसरों के साथ भी वो उस भाषा का प्रयोग कर पाता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपकी परभाषिक योग्यता। प्रश्न है, यहाँ एक ऐसी स्थिति दी जा रही है जहाँ विद्यार्थियों को विषय के प्रति समझ बनाने के लिए विषय के विपरीत वाले दृष्टिकोण से परिचित करवाया जाता है। ये प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में किसके विकास का प्रयास किया जा रहा है? प्रक्रिया आधारित शिक्षण शास्त्र, साक्षरता विकास, समालोचनात्मक साक्षरता, समालोचनात्मक विश्लेषण। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2 यानी समालोचनात्मक साक्षरता। अगला प्रश्न है, कक्षा 8 की अध्यापिका एक पाठ सामग्री के 5 वाक्यों को 2 बार अंग्रेजी में पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है। इसके बाद वह शिक्षार्थियों को 4-4 के समूह में काम करने के लिए कहती है कि वे पढ़ी गई पाठ्य सामग्री का पुनर्लेखन करें और एकदम मूल जैसा ना हो। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1 अनुच्छेद श्रुतलेख, यानी जो भी उन्होंने पढ़ा है, अनुच्छेद जो भी टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, तो उसका यानी श्रुतलेख यानी सुन करके। अगला प्रश्न है आपका, और ये आज का आपका लास्ट प्रश्न है। अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों को समर्थ बनाने में, दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, सभी कौशलों के अधिगम के न्यूनतम स्तरों को प्राप्त करना, भाषागत तथ्यों को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, व्याकरणिक ज्ञान को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना। तो इसका आंसर हम आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, लेकिन इसका आंसर आप लोगों के लिए छोड़ते हैं। आप लोग कमेंट करके अवश्य इसका आंसर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रैक्टिस के साथ। डेली आपको एक विषय की प्रैक्टिस मिल रही है, साथ ही साथ जो भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन पर भी वीडियो मिल रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को शेयर भी कर दें और लाइक अवश्य कर दें।